नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रीलंका की स्थिति पर, यानी श्रीलंका में गृहयुद्ध की जो स्थिति है वो बन रही है, क्या हालात हैं उस पर पहले हम खबर जानते हैं, उसके बाद अपने खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाएंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समझते हैं खबर को। आर्थिक मंदी से जूझ रहा श्रीलंका अब गुस्से की आग में जल रहा है। इसमें सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद को जान तक गंवानी पड़ी। वहीं सोमवार को इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे का घर भी फूंक दिया गया, जो कि पुश्तैनी था। श्रीलंका में सोमवार को काफी रक्तपात हुआ, जिसमें सांसद समेत कुछ लोगों की जान चली गई। वहीं 150 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने देश भर में कर्फ्यू लगा दिया, जबकि राजधानी कोलंबो में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सेना को सौंप दिया गया है। दरअसल श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के घर के बाहर प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच उनके भाई और पीएम राजपक्षे के कट्टर समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद हिंसा भड़क गई। सोमवार को सत्ताधारी पार्टी के सांसद अमराकीर्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक उनकी गाड़ी को निटम्बुआ में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने घेर लिया था। लोगों का कहना है कि इस दौरान सांसद की एसयूवी गाड़ी से फायरिंग हुई। इस पर भीड़ भड़क गई। फिर सांसद वहां से भागे और एक बिल्डिंग में छिप गए, जिसे हजारों लोगों ने घेर लिया था। कहा जा रहा है कि उसके बाद भीड़ से डरकर सांसद ने खुद को अपनी ही रिवॉल्वर से गोली मार ली। बिल्डिंग से उनके निजी सुरक्षाकर्मी की लाश भी मिली। इस पूरे घटनाक्रम में 27 साल के एक और शख्स की मौत हुई। माना जा रहा है कि सांसद की कार से चली गोली उसको जा लगी। हिंसा की आग जैसे जैसे भड़की तो प्रदर्शनकारी उग्र होते चले गए। फिर उन्होंने महिंदा राजपक्षे के पैतृक घर को फूंक डाला। ये हम्बनटोटा शहर में मौजूद था। इसके साथ ही कुछ सांसदों के घरों को भी भीड़ ने राख कर दिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने कल ही करीब 3000 समर्थकों के सामने कहा कि राष्ट्रहित में वो पीएम पद छोड़ रहे हैं, यानी अब सरकार भंग हो गई है। हिंसा के बीच विपक्षी दलों का कहना है कि वो ऐसे किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें राजपक्षे परिवार का कोई भी सदस्य हो। फिलहाल श्रीलंका में हालात सुधरे नहीं हैं। देश में अब आपातकाल लगा हुआ है, जिसमें सेना को गिरफ्तार करने और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की छूट दी गई है। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, उससे श्रीलंका की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। अशोक सज्जनहार पूर्व राजनयिक हैं और जितेंद्र कुमार ओझा, जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे इस स्थिति को कि किस तरह से आप स्थिति को देखते हैं श्रीलंका की, क्योंकि अगर देखा जाए तो 3 साल के अंदर श्रीलंका की स्थिति धीरे धीरे करके गिरती चली गई और सरकार इन चीज़ों को संभाल नहीं पाई। अब हिंसक झड़प हो रही है, हालात और बदतर होते जा रहे हैं। कि जब से राजपक्षे परिवार आया, खास करके महिंदा राजपक्षे जी राष्ट्रपति बने, तब से एक अलग किस्म के राष्ट्रवाद की बात वहां भी होती रही और राष्ट्रवाद की बात होती रही। लेकिन इनके परिवार का बहुत ज्यादा वर्चस्व बढ़ गया था कि करीब 20-25 इन्हीं के क्लान के लोग थे जो संसद में थे, 5-7 लोग मंत्री थे। और अभी भी देखिए कि महिंदा राजपक्षे जी ने इस्तीफा तो दिया है, लेकिन उनके भाई तो बने हुए राष्ट्रपति। और कुछ साल पहले ये कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी होते नहीं थे, ये डिफेंस सेक्रेटरी हुआ करते थे। आप समझिए कि 2005 में जब ये राष्ट्रपति बन के आए हैं महिंदा राजपक्षे जी, और उसके बाद धीरे धीरे उनके परिवार की वजह से ही वो आज उस पद पे बैठे हुए हैं। तो यह इस होने से हुआ क्या है कि रूल ऑफ लॉ बहुत बुरी तरीके से वहां पे चरमरा गई थी और कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज उनके रही कि टैक्स रेट खत्म कर दिया और इस तरीके से जो है कुछ लोगों को बेनिफिट देने की कोशिश की गई। बहुत सारे प्रोजेक्ट आए। अब जैसे हम्बनटोटा पोर्ट की बात करें, हम्बनटोटा पोर्ट पे जो है चीन से बहुत अधिक कर्ज उन्होंने लिया, लेकिन वो पोर्ट वायबल ही नहीं है। वो ड्यूअल यूज पोर्ट है। दुनिया जो भी कहे, मेरी असेसमेंट यह है कि वो मिलिट्री और पार्टली इकोनॉमिक पोर्ट है, जिसको चीन ने अपने हिसाब से तैयार किया। वही मातले में एयरपोर्ट बना दिया गया। तो हर तरीके से सारी राष्ट्रीय संपत्तियों को जो है अगर आप ठीक से नहीं चलाएं और अपने व्यक्तिगत एजेंडा के लिए या किसी भी एजेंडा के लिए आप उसका उपयोग करें, तो उसका असर तो होगा ही होगा। और लोगों पे असर हुआ और
उनके असर होने के साथ ये चीजें देखी जा रही कि कुछ लोग अमीर होते ही गए, जो इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अमीर होते ही गए। राष्ट्रवाद की वजह से लोग खामोश रहे, शांत रहे, कुछ बोला नहीं उन्होंने। और इस तरीके से ये बड़ा पेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहें, एंगर कहें, जो एक साथ निकल के आया है। और करीब काफी हफ्ते पहले मेरी बातचीत हो रही थी वहां के जो थिंक टैंक के लोग हैं या कुछ मीडिया के लोग हैं, तो उन सभी का कहना था कि ये इनको जाना होगा। इतनी ज्यादा आक्रोश जनता में है कि ये किसी न किसी तरीके से रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आज जाए, कल जाए या कब जाए, वो जाना होगा। तो कई जगहों से ऐसी बातचीत सुनने में आ रही थी। तो जो वहाँ के असेस करने वाले लोग हैं, तो देखिए लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। डेमोक्रेसी तो है ही, लेकिन सिंगला नेशनलिज्म या किसी तरीके की बात कितने तक आप चलाएंगे जब आप प्रशासन के स्तर पे फेल करते जा रहे हैं। और साफ लोगों को नजर आ रहा है कि जानबूझकर जो है पॉलिसीज बनाई जा रही हैं कुछ सीमित लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये मैं समझता हूं कि तमाम प्रजातांत्रिक देशों को भी चिंता करने की जरूरत है कि देखिए जनता आपको विश्वास करती है और आपसे उम्मीद करती है, और ये आ जाना, ऐसी स्थिति आ जाना जो है, मैं सोचता हूं कि बहुत ही चिंता की बात है, भारत के बगल में आई है। और देखा जाए कि जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से कि चाइना को लाने के लिए जो कर रहे थे, अब तो ये भारत की बातें अच्छी कर रहे हैं, और मैं फिलहाल नहीं हूँ इसमें, मैं व्यक्तिगत तौर पे कर रहा हूँ। जी अशोक जी से भी जवाब ले लेते हैं। अशोक जी, उन लोगों को भी एक बहुत अच्छा, बहुत मजबूत मैसेज आया है, और सभी को इससे एक इंस्पिरेशन लेने की, सबक लेने की आवश्यकता है। अशोक सज्जनार जी, ये स्थिति एक दिन में नहीं बनती है। हठधर्मिता सरकार हटी है और उन मुद्दों पर गौर नहीं कर रही थी जो आम जनता से जुड़े हुए थे। अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह की स्थिति बनी, और आज हालत ये हो गई है श्रीलंका की कि धीरे धीरे करके उसे विदेशी कर्ज पर निर्भर रहने लगा। अब हालत ये हो गई कि वो इंस्टॉलमेंट तक नहीं दे पा रहा है। इस तरह की स्थिति जब बनती है तो जनता में गुस्सा पनपता है, लेकिन गुस्सा पनपने के साथ साथ उस पर जब सियासत तेज हो जाती है, हमले शुरू हो जाते हैं आम जनता पर, तो स्थिति और पेचीदी हो जाती है। इस तरह के हालात को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये देखता हूँ कि सबसे अगर मूल देखा जाए तो ये आर्थिक क्राइसिस है। 1948 से जब से देश आजाद हुआ है, जब से श्रीलंका आजाद हुआ ग्रेट ब्रिटेन से, तो उसके बाद से जो भी उसको मुश्किलात आई, जिस प्रकार के भी आर्थिक आपदाएं आई, वे सबसे ज्यादा सीरियस उसमें क्राइसिस है जी। और मैं कहूंगा जो कुछ हद तक तो ये जो कुछ दुनिया में हो रहा है उससे ये प्रभावित हुआ है, परंतु ज्यादा इसमें जो इन्होंने नीतियां अपनाई हैं, जो राजपक्सा परिवार ने नीतियां अपनाई हैं, वो है इसका मूल कारण है जो हालात यहाँ पर तक पहुंचे हैं जी। क्या हुआ है, जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल सिचुएशन में जो हुआ है जी, वो ऐसा हुआ है जो हम जानते हैं। अप्रैल 2019 में वहां पर ईस्टर बॉम्बिंग्स हुई, वहां पर होटल्स में, बहुत सारी चर्चेज में ईस्टर के दिन वहां पर बॉम्बिंग्स हुई, और ये करीब 20% जो इसका फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है श्रीलंका का, वो टूरिज्म से आता है, वो पर्यटन से आता है, वो एकदम वहां पर खत्म हो गया। जब तक वो थोड़ा सा टूरिस्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ता, वो आते वापस, तब तक हमने देखा जो 2020 के शुरुआत में ही ये कोविड-19 हो गया, तो वहां पर टूरिज्म तो एकदम ही खत्म हो गया, आना जाना एकदम खत्म हो गया। तो एक तो ये पहला बहुत बड़ा आघात लगा, जिसमें कोविड-19 में आप कह सकते हैं श्रीलंका गवर्नमेंट का इतना कुछ वो रोल नहीं, वो क्या कर सकते थे, पूरी दुनिया उससे जूझ रही है। परंतु उसके साथ साथ जो 2-3 साल में वो आए हैं, जब से वो वहां की सरकार बनी है और महिंदा राजपक्से प्रधानमंत्री बने, गोटाबाया राजपक्से राष्ट्रपति बने, तो जो उन्होंने आर्थिक नीतियां अपनाई हैं वो बहुत ही गलत नीतियां हैं। 2-3 चीजें हैं, जैसे एक उन्होंने सब्सिडीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी है जी, सब्सिडीज बहुत बढ़ा दी। जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, जो हम टैक्सेशन को कम करेंगे, टैक्सेशन उन्होंने कम कर दिया। टैक्सेस तो कम हो गए, पॉपुलिस्ट मेजर तो हो गया, परंतु उससे आपके पास जो रेवेन्यू आता है, आपके पास जो पैसा आता है जो कि आप इन्वेस्ट कर पाएं और लोगों की भलाई के लिए आप कुछ कर पाएं, उसमें एकदम बिल्कुल आप विफल हो गए। तीसरा उन्होंने कहा जो हम ये टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, और उसमें एकदम जो कि ये एक देश है जो कि पूरी दुनिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है। चाय का हमने देखा है, दिल्मा टी उसकी इतनी ज्यादा मशहूर है पूरी दुनिया में, चावल पूरी दुनिया को ये सप्लाई करता है।
तो वहां पर खाने के लाले पड़ गए और अब वहां पर हालात ये हैं। अशोक जी, उन्होंने इतना एक नजर डाल देता हूँ, चाय, एक कप चाय की कीमत वर्तमान में 100 रुपए, ब्रेड पैकेट की कीमत 150 रुपए, दूध 1975 रुपए, एलपीजी 4119 रुपए, पेट्रोल 254 रुपए और डीजल 176 रुपए। ये स्थिति बनी हुई है इस समय लंका की। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक तो वहां पर इन्फ्लेशन बहुत ऊपर हो गई है, दूसरी वहां पर कमी बहुत हो गई है इन चीजों की, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जब ये सरकार आई थी तो तब इनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहा जाए करीब $8 बिलियन के आसपास था जी। आजकल करीब $1 बिलियन उनके पास रह गया है। तो बिल्कुल ही मिसमैनेज किया है उन्होंने जो उनकी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी है, और उसके साथ साथ उन्होंने अब जो ये पॉलिटिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, प्रोटेस्ट हैं, उनको भी उन्होंने बहुत मिसहैंडल किया है, क्योंकि उन्होंने देखा है जो पूरी तरीके से जो राजपक्षे परिवार है वो पूरी तरीके से हावी हो रखा है वहां के सिस्टम में। राष्ट्रपति राजपक्षे है, प्रधानमंत्री बासिल राजपक्षे उनके वो वित्त मंत्री थे, यूथ मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, सभी वो अपना राजपक्षे परिवार से जमे हुए थे जी। तो इसीलिए ये जो मैसेजिंग जाती है बहुत गलत है। और जब प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसमें आप थोड़ा रिकॉग्नाइज करिए, और जो जनता चाह रही है, पिछले 2-3 महीने से इतने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ना उनके पास खाने के लिए चीजें हैं, ना उनके पास डीजल है, ना उनके पास बिजली है। भारत बहुत तरीके से उनकी सहायता कर रहा है, सभी चीजें ये भेजा था, 200,000 2 लाख मेट्रिक टन हमने डीजल भेजा है, $1 बिलियन उनको हमने दिया है, जो इमीडिएट उनको जो रिक्वायरमेंट है, उनके पास अपने वहां पर हॉस्पिटल्स में इलाज कराने के लिए मरीजों के दवाइयां नहीं है। एक चीज जो आपने कृषि की बात करी सज्जन जी, कृषि चूंकि खेती किसानी पर निर्भर रखते हैं और किसानों की कमर तोड़कर रख दी। हम समझना चाहेंगे जितेंद्र जी, ये जो रासायनिक उर्वरक थे उन पर सरकार ने बैन लगा दिया, इससे किसानों की कमर टूट गई और शायद हालात ज्यादा बुरे हो गए, क्योंकि जब आपकी कृषि ही बर्बाद हो जाएगी, किसान आपका बर्बाद होगा, तो मुश्किल हालात और खड़े हो जाएंगे। जितेंद्र जी, मैं सुन रहा हूँ, किसान जब कमजोर हो जाता है तो स्वाभाविक है कि आपकी दूसरी इंडस्ट्री सारी जगह डिमांड जो है वो इम्पैक्ट होती है, तो हुआ है। लेकिन किस हद तक ऑर्गेनिक होने की वजह से ये है, इसमें भी काफी डिबेट है कि कंप्लीट ऑर्गेनिक जो कहा जा रहा है कि वो एक बहुत ही शॉर्ट सर्किट पॉलिसी थी, तो कंप्लीट ऑर्गेनिक पे नहीं जाना है। लेकिन वहां के कई विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ यही बात नहीं थी, कि इसी वजह से हुआ है। मिसमैनेजमेंट जो है, जो बात की जा रही है, वो बहुत डिटेल में मुझे जानने को मिला है। श्रीलंका में बताऊं कि करीब 5-1 वर्ष में श्रीलंका में रहा हूं, तो उस वजह से उसके काफी लोगों से बातचीत करने का अभी भी मौका होता है। तो खास करके जो जर्नलिस्ट हैं, जो थिंक टैंक के लोग हैं, डिस्कस के लोग, एकेडमिक्स हैं, तो उन लोगों से बात करने का मौका मिला है। तो कहते हैं कि नहीं, ये एक हद तक था। और जो मैसेजिंग कह रहे हैं अशोक सज्जनहार जी, वो मैसेजिंग तो हमेशा से गलत जा रही थी। लोग चुप थे क्योंकि चीजें ठीक ठाक चल रही थी, और अभी भारत की तरफ से जो मदद गई है उससे रिलीफ जरूर मिली है लोगों को, वरना स्थिति वहां और भयावह हो सकती है, जो भारत की मदद की वजह से स्टेबिलिटी आई है। लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कृषि कमजोर हुई है, लेकिन सिर्फ कृषि ही कमजोर नहीं हुई है, बहुत सारे इनविजिबल फैक्टर्स थे ही, लेकिन फिर भी भरोसा लोगों का काफी हद तक टूटा है। जो लोग उनके साथ भरोसा करते थे वो भी टूटा है। लेकिन अभी भी जैसे आपने देखा कि अटैक हुआ, तभी भी एक बड़ा साइजेबल सेक्शन है जो राजपक्षे परिवार का बहुत मजबूत समर्थक है, जिसने अटैक किया। तो ये जो पोलराइजेशन वाली जो बात हो रही है, मिसमैनेजमेंट वाली बात हो रही है, तो उसमें जो इम्पार्शियल जनता है, वो इम्पार्शियल जनता पहली बार इतना रुष्ट हुई है, इतना नाराज। बिल्कुल, ये भी देखना होगा कि क्या सरकार, श्रीलंका सरकार के पास या विपक्षी दल जो है वो इन स्थितियों से कैसे उबार पाएंगे देश को, क्योंकि एक बड़ी चुनौती इकोनॉमिक नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा की स्थिति नहीं है। जी जी जी, बात कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं कहता हूं कि सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, और मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट के अलावा ट्रांसपेरेंसी की कमी रही है, और जिसे कहते हैं कि बैड फेथ में कुछ डिसीजन लिए गए हैं, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। इन तमाम चीजों से निजी स्वार्थ इसमें कहीं ना कहीं जुड़े रहे। चलो, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। सिर्फ एक बात नहीं रही है, आर्थिक स्थिति भी खराब हुई है, निजी स्वार्थ की वजह से, कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने की वजह से भी जो स्वार्थ जुड़ गए, उसको लेकर श्रीलंका की हालत धीरे 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 पतली होती गई। आज इस स्थिति में पहुंच गया कि वो आम जनता को
मूलभूत सुविधाएं तक ठीक तरीके से नहीं पहुंचा रहा है। अशोक जी, बात हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि श्रीलंका की जो स्थिति बनी है, बहुत सारे आपने ऐसे उदाहरण बताए कि कोई एक चीज़ नहीं है जिसको लेकर श्रीलंका इस स्थिति में पहुंचा है, तमाम सारे बिंदु आपने बताए। लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे कि नेपाल की भी जो स्थिति है वो कुछ खास नज़र नहीं आ रही। उसका जो महंगाई औसत है वो 7.14 का है, लगभग 7.14% है। भारत की जो महंगाई का स्तर रहा है वो 14.55 है। महंगाई से चीज़ें शुरू होती हैं और वही स्तर, चूँकि कोविड का जो दौर है वो पूरी दुनिया ने झेला, ऐसा नहीं किसी श्रीलंका नहीं झेला हो, पाकिस्तान ने झेला हो, चाइना ने भी झेला, रशिया ने भी झेला, अमेरिका ने भी झेला, सब ने झेला, उस दौर से गुजरे हैं, लेकिन इन्होंने संभाल लिया। नेपाल और भारत कहाँ पर खड़े हैं? देखिए, मैं तो आपको एक बात कहूंगा रविंद्र जी, भारत को आप इन देशों के साथ मत जोड़िए। अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो बड़ा अच्छा करेंगे, क्योंकि इनकी जो स्थिति है और भारत की स्थिति है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इनमें जो देखिए दो चीजें जो इनको बिल्कुल एकदम भिन्न करती हैं, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। ये सब चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एकदम लिप्त हो रखे हैं। उन्होंने वहां पर उनको जो प्रोजेक्ट्स में किया है, ना वो इकोनॉमिकली वायबल है, ना सस्टेनेबल है। हम्बनटोटा पोर्ट में $1 बिलियन उन्होंने लगाया, वहां पर 10 शिप नहीं आती हैं, जहाज नहीं आते हैं हर सप्ताह में। उन्होंने बस वहां से चीन से पैसा लेने के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट्स कर दिए हैं जो कि चीन के फायदे के हैं और इन देशों के फायदे के नहीं हैं। यहाँ भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। वहां पर आम लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ना कोई टेक्नोलॉजी आ रही है वगैरह वगैरह। भारत का जो केस, नेपाल में भी वही है, वहां से वो अपना ला रहे हैं, अपना क्या कहते हैं, रेलवे लाइंस ला रहे हैं अंदर तक, अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए। जो रिसीविंग कंट्री है उसमें कोई उसका कोई हित नहीं है। लेकिन सर, जो प्राइवेटाइजेशन की बात करी जा रही है उसमें ये भी है ना कि विदेशी कंपनियां जब यहाँ आएंगी। एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक मिनट दीजिएगा। दो चीजें मैं कहूंगा उसमें जो भिन्न करती हैं। एक है, भारत ने शुरुआत से ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कोई वास्ता नहीं रखा। उन्होंने कहा है क्योंकि ये हमारी सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के विरुद्ध है, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात है, भारत की जो मुद्रास्फीति है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, रिकॉर्ड हाई पर है, $600 बिलियन। कभी इतना ऊंचा हुआ ही नहीं है। और अभी जो आपने देखा होगा, IMF ने भी जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया इज लेस देन 1%। तो जिस तरीके से भारत ने ये कोविड-19 जहां तक वैक्सीन को किया है, जहां तक अपने लोगों की सहायता की है, उनको पिछले कितने 2 साल से सभी को खान पान, सब विलेजेस में सबको लोगों को मिल रहा है। मेरे विचार से ऐसी पॉलिसीज और किसी देश में ऐसी नहीं हुई है। हमारे यहाँ पर जो ये दाम बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ज्यादा उसका हो रहा है, क्योंकि हम करीब 85% डिपेंडेंट हैं एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए। इसीलिए आप देख रहे हैं पेट्रोल का, डीजल का, और अगर उनका दाम बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ेगा, उसमें आप डीजल पंप में एग्रीकल्चर में यूज करते हैं उसका दाम बढ़ेगा, वो हो रहा है। परंतु मेरे विचार से सरकार का बहुत सक्षम है ये जो भी चैलेंजेस है, जो भी चुनौतियां हैं, उनके साथ डील करने के लिए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, जो भारत को, हालांकि हम दक्षिण एशिया के सभी देश हैं, परंतु भारत की स्थिति बहुत अलग है। जी जितेंद्र जी, आप क्या मानते हैं इस चीज को कि भारत की स्थिति बाकी देशों से अलग है? क्योंकि लंका भी उसी, नेपाल भी उसी तर्ज पर चल रहा है और पाकिस्तान की भी वही स्थिति है। आप कितना सहमत हैं अशोक जी की बात से? जी, मैं इनसे बहुत हद तक सहमत हूँ कि भारत की तुलना नहीं की जा सकती। ये बहुत छोटे छोटे देश हैं और इन छोटे देशों में अगर इस तरीके की जो मिसमैनेजमेंट होती थी तो उसका बहुत असर पड़ता है। और चाइना की जो इकोनॉमिक कॉरिडोर के या बेल्ट एंड रोड के जो प्रोजेक्ट हैं, वो एक तरीका है। चाइना का व्यापार तो हर देश में फैला, भारत में भी अच्छा खासा व्यापार है। और जब हम ये कहते हैं कि विदेशी कंपनियां यहाँ आकर व्यापार करेंगे, तो सर लगता नहीं कि बहुत सारी चीजें निजी हाथों में जाएंगी? नहीं, देखिए, मैं कहता हूं कि हमें इससे सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये तमाम देश हमारे फ्रेंच पे हैं और इनके यहाँ टर्बुलेंस या जो क्राइसिस होती है तो वो हमारे लिए चिंता की बात है। और पाकिस्तान में तो जानबूझकर बनाई हुई क्राइसिस है, तो हमें
हर तरीके से इन देशों में प्रभाव बढ़ाने की जरूरत है और अपने गवर्नेंस को इतना मजबूत करना है कि हम उनसे टोटली नहीं नाता तोड़ें। देखिए कि जो श्रीलंका का असर है, जो मिसमैनेजमेंट वहां होता है और मदद हम कर रहे हैं जनता की वजह से, तो इन देशों को भी हमें समझाने की जरूरत है और एक ऐसे ये करने की जरूरत है कि देखिए ये आप हिंदुस्तानी सिविलाइजेशनल के स्फेयर के पार्ट हैं। आप कुछ भी कहें, चाहे नेपाल हो यहाँ तक कि पाकिस्तान हो, लेकिन जितेंद्र जी पाकिस्तान में हम भी रुपए की बात तो मजबूती कर भी रहे देखेंगे। हैं। अगर हम मुद्रा की बात करेंगे तो रुपए की मजबूती भी देखेंगे। देखिए मैं रुपए की मजबूती मैं नहीं देखता हूं, मैं कहता हूं कि ये मैनेज करके ठीक किया जा सकता है, लेकिन पूरी दुनिया जो है चाइनीज कॉलोनाइजेशन के जिस असर में आई है, तो उसका जो असर है वो सारी दुनिया पे नेगेटिव है, क्योंकि वहां पे एक डिक्टेटर का राज है और उसका एकमात्र एजेंडा है कि चाइना की सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना। नहीं तो इसका मतलब अगर हम कोई पॉलिसी बनाएंगे, अगर हम चाइना के हाथ में नहीं जाएंगे तो किसी दूसरे कंट्री के हाथ में जाएंगे? नहीं, क्यों हम अपने हाथ में जाएंगे? हम दूसरे कंट्री को अपने हाथ में लाने की कोशिश करनी चाहिए, हमें अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए और दूसरे कंट्री को अपने हाथ में लाने की कोशिश करनी चाहिए। तमाम दुनिया में भारत के प्रति सम्मान है और मैं सोचता हूं कि हमें अपने आप को और अपग्रेड करने की जरूरत है और उसके बाद जो है ये देश भारत के प्रभाव में आए, क्योंकि भारत कभी किसी को कॉलोनाइज करने की परंपराओं में नहीं है, आगे जो भी हो। तो हमें जो है अपने आप को अपने सिस्टम से के हिसाब से मजबूत करने की जरूरत है और इन देशों में भी लोग हमारी तरफ देखते हैं। अगर आप देखिए कि लंका में इंस्टेबिलिटी आया या चाइना पहुंच जाए लंका में, जो पहुंच रहा था, या नेपाल में पहुंच रहा था या कई जगह, तो नुकसान किसका होता है? वहां के लोगों का होता है। तो हम सोचते हैं कि इस मौके को, ये एक मौका है हमारे लिए, ये एक अपॉर्चुनिटी है सोचने के लिए और वहां के लोगों को भी रिफ्लेक्ट करने के लिए कि वो चाइना से दूर रहना चाहिए, क्योंकि चाइना के प्रोजेक्ट करप्शन लाते हैं, रिसोर्स लूटते हैं और वहां गरीबी लाते हैं और उसका ये असर दिखाई पड़ रहा है। जी सज्जन जी, भारत की मजबूती की अगर बात की जाए तो किस तरह की पॉलिसी भारत अपना रहा है ताकि लंका जैसे हालात देश में ना हो? चलिए हम मान लेते हैं कि हम भारत को अलग कर लेते हैं, लेकिन हम किस तरह से हम मजबूत हैं, क्योंकि हम किसी चीज पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। सज्जन जी, वो माफ कीजिएगा, अशोक जी। जी जी। अच्छा देखिए, मैं तो ये कहूंगा जो हमने जो अपनी आर्थिक स्थिति को देखा है और संभाला है, आप अगर देखिए हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं $400 बिलियन से सबसे ज्यादा पहली बार वो ऊपर गए हैं। जीएसटी की आपकी जो रिटर्न्स हैं, जो आपकी मिला है, रेवेन्यू आया है, वो सबसे ज्यादा है, 1.68 लाख करोड़ आया है इस बार पिछले महीने का जो है। तो मैं कहूंगा जो ये जो जियोपॉलिटिकल फ्लक्स हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसमें सभी देशों को इसका मुआवजा भुगतना पड़ रहा है, भारत को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल होना, 77 रुपए से ऊपर जो एक्सचेंज रेट होना, परंतु मेरे विचार से ये कोई ऐसी बात नहीं है, इनसे निराश नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर चाहे अन्न के भंडार हैं या और जो सभी सामग्री है और जो हमने इनिशिएटिव दिए हैं, चाहे वो जीएसटी का हो, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव हो, आप स्टार्टअप्स देखिए, आप डिजिटाइजेशन देखिए, मेरे विचार से हमारे यहाँ पर जो भी हमारी नीतियां हैं वो अच्छी तरीके से चल रही हैं, फॉलो कर रही हैं। हमको पूरी तरीके से नजर रखनी है जो दुनिया में क्या हो रहा है और उसका हम नुकसान हमको कैसे कम हो और फायदा उसका हम ले सके। इसीलिए अगर हम कहते हैं जो फायदा लेना है तो अपना जो वीट एक्सपोर्ट करना है, चाहे इजिप्ट को करना है, चाहे मोरक्को को करना है, क्योंकि उनके पास रूस और यूक्रेन से खाद्य पदार्थ नहीं आ रहे हैं, तो कैसे हम उसका भारत की पॉलिसीज अच्छी है और भारत जो है हर स्थिति पर हर मोर्चे के लिए पहले पॉलिसी तय करता है और इसके साथ साथ जब निजी स्वार्थ की बात आती है तो निजी स्वार्थ से ज्यादा देश की बात करता है भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का अपने अपनी राय रखने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समझना होगा श्रीलंका की जो हालात हैं वही नेपाल के भी हालात बनते जा रहे हैं और पाकिस्तान भी उस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन भारत इसलिए इतर है क्योंकि भारत की पॉलिसीज तय होती हैं, उस पर चिंतन होता है और कृषि पर चोट पहुंचाई गई श्रीलंका में, लेकिन कृषि को आगे बढ़ाने का काम लगातार भारत करता रहा है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं जिस तरह की हो रही हैं उससे भी भारत सीख लेता है, इसलिए उसकी पॉलिसी बाकी देशों से बेटर नजर आती है। और यही वजह है कि दुनिया आज भारत की तरफ देखती है कि वो विषम परिस्थितियों में जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो वो उभरता कैसे हो, और भारत ने तमाम ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। तो आगे भी बड़े मुद्दों को हम कार्यक्रम मुद्दा में उठाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।